आज इस बुक लॉन्च होने से पहले ही सुब्रत थोराट सर जैसे व्यक्ति इस बुक के ऊपर हम चेयर कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लेना चाहता हूँ और डायरेक्टली बुक पे आना चाहता हूँ। इस बुक में बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर में से मैं 4 में डिस्कशन करना चाहता हूँ। 5वां और 6ठा चैप्टर बहुत ही बिहार सेंट्रिक है, तो उसमें मैं बहुत हल्का सा बस ये जस्टिफाई करते हुए कि क्यों बिहार मैंने लिया और बाकी स्टेट को नहीं लिया। ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मेजर डिस्कस करना चाहता हूँ ये 4 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर जैसा सर भी बोल रहे थे कि ये कोई कास्ट सेंसस एक तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन है सोशल कैटेगरीज का। हिंदुस्तान में कास्ट हो सकता है, कहीं और जगह पे किसी और रेस हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, रीजनलिटी के बेसिस पे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वो है मतलब दुनिया की कहते हैं 89% कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे या तो रेस या उनके अबोरिजिनलिटी के आधार पे या एथनिसिटी के आधार पे किसी न किसी आधार पे सेंसस हो रहा है। ऐसे 89% देश हैं। और इवन यूएन ने भी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल जो डिवीजन है, उन्होंने भी 1950 में एक सोशल डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करने के लिए सभी देशों को ये निर्देश दिया कि आप इसको डॉक्यूमेंट कीजिए। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन बार बार ये चीजें आ रही है। इवन इंग्लैंड में 1991 में ये रेस बेसिस पर स्टार्ट होता है। और इन सारे देशों में इस तरह के सेंसस सोशल जो कैटेगरीज है उनका सेंसस होने के साथ साथ एक और जो हिंदुस्तान में आप कहीं बैठेंगे तो लोग बोलेंगे कि हिंदुस्तान में ही कास्ट के बेसिस पे ऐसा कुछ हो रहा है, इतना हल्ला होता है। लेकिन बताते हैं कि यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा सेंसस जब होता है तो सोशल कैटेगरीज में जो मानक है उनमें चेंजेस सबसे ज्यादा वहां पे हो रहा है। तो एक ये परसेप्शन जो बना हुआ है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही इसके ऊपर हल्ला होता है कास्ट के नाम पे या सोशल इक्वलिटी के नाम पे या रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, इस तरह की चीजें ये पूरी दुनिया में है। और सेंसस पूरी दुनिया में हो रहा है। हिंदुस्तान एकमात्र शायद देश है जहां पे कि हम उस कास्ट के आधार पे या जो भी सोशल कैटेगरीज है उसके आधार पे हम प्रोग्राम्स तो बना रहे हैं सारे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि किसके कितने नंबर्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डायकोटमी है जो शायद बहुत कम देशों में इस तरह की डायकोटमीज मिलेगी। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही है तो उसमें भी ये सब इस्तेमाल किया गया है कि डिग्निटी और सेल्फ स्टीम। तो हिंदुस्तान में डिग्निटी और सेल्फ स्टीम का अगर सवाल आएगा तो कास्ट का सवाल आप कैसे छोड़ सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी जो सेंसस होती है उसमें रिलीजियस कैटेगरीज का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होने के साथ साथ हिंदू का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है पाकिस्तान सेंसस में, उसमें हिंदू जो अपर कास्ट है उसको अलग डॉक्यूमेंट करते हैं और जो अनटचेबल और जो या फिर जो लोअर कास्ट है उनको अलग डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो हम पाकिस्तान के बारे में इतनी चीज बातें करते हैं लेकिन हमको ये नहीं देखने के लिए तैयार है कि वहां जब हो रहा है तो फिर हम यहाँ क्यों नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें जो एक और एस्पेक्ट इसका है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां नहीं होता, जैसे जर्मनी है, आप इसके आधार पर नहीं कर सकते हैं, फ्रांस है वहां नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देश है जहां कर सकते हैं। लेकिन जिन देशों में नहीं भी हो रहा है, जैसे जर्मनी का आपका एग्जाम्पल है, वहां पे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन कर रही है। जैसे एक दो मैं अगर एग्जांपल दूं तो लाइक एक ई काउंट करके ऑर्गेनाइजेशन है, एक एफ्रोंज करके ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे नाम से, हाँ AFROZENSUS, जो कि जर्मनी में कर रही है उसके आधार पे, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो सर ने कभी कहा कि हम सारे प्रोग्राम बना रहे हैं और उसको मैं एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहता हूँ। उसको फर्स्ट चैप्टर जो मेरा है वो वही मैंने किया कि ग्लोबल, नेशनल और रीजनल लेवल पे हम 340 के अंडर जो आर्टिकल 340 है उसमें बैकवर्डनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये भी रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जाए, स्टेट को सारा रिकमेंड किया जाता है। लेकिन
स्टेट को जब रिकमेंड किया जाता है तो उसको एक ऐसे जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसके लिए सरकार बाध्य, राज्य सरकारें बाध्य नहीं है, उसमें डाल दिया जाता है। जैसे कि ऐसी चीज है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट टच नहीं करना चाह रही है, तो एक तरफ सरकार ये कर रही है कि उस मुद्दे को डॉक्यूमेंट करने का हो या उसके ऊपर किसी तरह का आयोग बनाना हो, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह से छोड़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना आयोग बना रही है, लेकिन वो एक कालेलकर की बनती है, उसके बाद उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर मंडल कमीशन को बार बार रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर 91 में जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आपको परमानेंट बैकवर्ड कमीशन बनाना होगा, सेंट्रल का भी, गवर्नमेंट का भी और सारे स्टेट का भी, तब जाकर के वो बनता है। और स्टेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिहार पे ज्यादा किया, तो बिहार का अगर आप देखेंगे उसमें क्या क्या उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है बैकवर्ड कमीशन को, तो वो टूथलेस है। आज तक कोई रिपोर्ट उस तरह की बिहार गवर्नमेंट में नहीं आई है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन वहां पे दिख रहा है। और दूसरी तरफ वही सारे स्टेट आप 1950 से लेकर के आज तक देखेंगे, सारे स्टेट्स में बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक के बाद एक प्रोग्राम आए, और उन प्रोग्रामों को में से कई सारे प्रोग्राम्स को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में। कोर्ट कभी उसको रिजेक्ट करती है, कभी उसको एक्सेप्ट करती है, और ये प्रक्रिया बार बार चलती रही है। और 1950 से ही शुरू हुई है। इनफैक्ट इंडिया का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो इसी मुद्दे पे हुआ है। तो और बार बार ये चीजें चल रही है। दूसरी तरफ, एक तरफ स्टेट को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दे रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व में कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है कि सेंसस के प्रोसेस को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। 1948 से 1948 सेंसस कमीशन एक्ट आता है, और उसमें साफ साफ वो लिख देते हैं कि ये पूरी की तरह, मतलब सेंसस पूरी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद फिर 1960 के बाद फिर आप दे देते हैं कि चलो स्टेट बनाएगा उसका जो लिस्ट है ओबीसी का, या फिर जो भी बैकवर्डनेस का लिस्ट है। तो वो ओबीसी में बहुत सारे स्टेट अलग अलग ढंग से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हैं, राइट्स किसी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं उनको इस तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड नहीं हो रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, कभी उनके पक्ष में आता है, कभी उनके विपक्ष में आता है। तो सारे प्रोग्राम बन रहे हैं उसी आधार पे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने, उसके लिए हम डेटा नहीं देने के लिए तैयार है। सर ने भी जैसा कहा कि जितने भी कमीशन हुए हैं, आप काका कालेलकर कमीशन से लेकर के मंडल आयोग तक, या रिसेंट में भी जितनी भी कोर्ट के वर्डिक्ट से लेकर के कमीशन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सर ने भी जो जिस कमीशन के बारे में बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारा डेटा नहीं है, आप किस आधार पर ये कर रहे हैं। और बार बार ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जुडिशरी, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि बिना डेटा के आधार पे हम कैसे कोई भी रिकमेंडेशन दें। उसके ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट अभी रिसेंटली अपर कास्ट के लिए 10% रिजर्वेशन आप ले आते हैं, और उसका कोई डेटा नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है इसकी। ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन को मैंने इस बुक में लाने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट, जो मैंने इसको हिस्टोरिकली डील करने की कोशिश किया है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें कि 1931 में क्यों रोका गया कास्ट सेंसस को। तो सबसे पहले बड़ा मिथ है कि 1931 में नहीं रोका गया है, 41 में भी नहीं रोका गया, पार्शियल ढंग से 51 में भी हुआ है। इसीलिए जब 2010 में जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, तो एक सवाल पूछा गया उस समय पार्लियामेंट के अंदर में कि कब कास्ट सेंसस आखिरी बार हुआ, क्यों रोका गया उसके ऊपर। तो उस पर जवाब ये नहीं आता है कि 31 में रोका गया, उसमें 51 के ऐसा उसमें शब्द लिखा गया कि 51 के बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि 31 में बंद कर दिया गया। हाँ ठीक है, 31 का जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव है, उस वृहद स्तर पे हमारे पास डेटा सबसे ऑथेंटिक हम कह सकते हैं 31 में ही है, लेकिन बंद नहीं हुआ था। और 50 के दशक में जो चीजें चल रही थी, 31 में बंद होने से पहले एक पार्ट ये क्या हो रहा था, क्यों कास्ट सेंसस इतना इंपॉर्टेंट था, कास्ट का सवाल सेंसस में क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ, एक एस्पेक्ट उसमें ये डील कर रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट है कि 31 के बाद हुआ क्या, उस दौरान क्या हो रहा था जो कि
गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमें नहीं करना है। अब इसकी हिस्ट्री 1857 के बाद से ही हो जाता है कि सेंसस होना चाहिए हिंदुस्तान में। 57 होता है, फिर उसको थोड़ा सा डिले करते हैं। वो 60s के बाद बहुत गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अफर्म हो जाती है कि हमें करना ही है इसको। कास्ट और रिलीजन का सवाल सेंटर में रहा शुरू से, लेकिन वो लोग भी कंफ्यूज थे। 65, 68, 72, 81 सारे सेंसस हो रहे हैं और वो खुद कंफ्यूज है कि हम इस कैटेगरी को कैसे कैटेगराइज करें, अलग अलग सोशल कैटेगरीज को कैसे हम डॉक्यूमेंट करें। लेकिन उन्होंने कभी ये डिसीजन नहीं लिया कि चूंकि ये डिफिकल्ट है तो हम इसको रोक देते हैं। वो एक के बाद एक सेंसस आते गया, उसमें सुधार करते गए, और वो आपको पूरा सीरीज इस किताब में मिलेगा। 81 में वो डिसाइड करते हैं, पहली बार कास्ट सेंसस वो लेते हैं, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद फिर एच.एस. रिजले के अध्यक्षता में बंगाल के लिए एक बनाया जाता है, उनके एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, कहते हैं कि बंगाल का आप स्टार्ट कीजिए, बंगाल का सारा डॉक्यूमेंट कीजिए। 91 में वो देते हैं रिपोर्ट अपना। फिर उसके बाद 1916 तक, 91 में 85 में पहला कमेटी बैठता है, 1916 तक अलग अलग स्टेट्स का ये इस तरह की कमेटी बनते रही और वो देते रहे रिपोर्ट कि इस स्टेट में ये इसको इसको इस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। और ये प्रोसेस कभी बंद नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि 1961 में बंद हो गया। आप 11 में 1891 में जब सेंसस होता है तो उसमें सेंसस कमिश्नर और सेंसस ऑफिशियल को यह अधिकार दे दिया जाता है कि कौन व्यक्ति किस जाति का, ये तय करने का अधिकार उनका है। 1901 में वो चेंज करते हैं, कहते हैं नहीं, ये जिस व्यक्ति का सेंसस हो रहा है वो तय करेगा। 1911 में वो कहते हैं कि हम 10 पॉइंट्स देते हैं, इन 10 पॉइंट्स से पूछा जाएगा उनसे कि आप सवाल 10 उसमें दिए गए हैं, इस बुक में मैंने वो सारा कुछ मेंशन किया है। वो 10 सवाल पूछे जाएंगे और उस आधार पे तय होगा कि ये बैकवर्ड है, उस समय डिप्रेस्ड का नाम इस्तेमाल होता था कैटेगरी का, वो बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। इन सब के बीच में इस सेंसस कितना पॉलिटिकल है, और शुरू से जैसे आज बोलते हैं ना ये यहाँ पे स्पेशल पॉलिटिक्स होगी, भाई पॉलिटिक्स हमेशा हो रही है इसके ऊपर। उस दौर में एक जो मैंने इसमें इस्तेमाल भी किया है कि जातिगत सभा से लेके जातिगत सेना के बीच में, इसी और सेना जब आता है तब बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जातिगत सेना बिहार में बहुत बड़े लेवल पे बनी और 90s में तो मारकाट बहुत ज्यादा हुआ। तो उस चीज को मैंने ट्रेस किया है वहां से। जो जातिगत सेना भूमिहार और राजपूत और अपर कास्ट के लोग 1980s में बना रहे हैं, वो सभाएं बना रहे थे 80s में, और सभी लोग ये डिमांड कर रहे थे, क्योंकि सेंसस में क्या हुआ कि रिजले ने जैसे पर्टिकुलरली भूमिहार कास्ट जो बिहार का है उनको उन्होंने, इसमें 3 कास्ट का मैंने एग्जांपल लिया है, भूमिहार बिहार से, खत्री पंजाब से और महार महाराष्ट्र से। तो सारे कास्ट ग्रुप का ये मकसद होता था इस ग्रुप सभा बनाने के पीछे कि वो अपने कास्ट ग्रुप को सेंसस में अपर कास्ट की कैटेगरी में डालना चाहते थे। भूमिहार को वैश्य में डाला गया, वो कहते थे हम ब्राह्मण। खत्री को भी वैश्य में डाला गया, वो बोले नहीं हम मार्शियल कास्ट हैं, हमें क्षत्रिय में डालिए। उसी तरह से महार का भी है कि 18th सेंचुरी में मराठा वॉर में वो मार्शियल कम्युनिटी होती है, फिर 60s आते आते उनको वहां से हटाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको लिया जाता है आर्मी में, लेकिन फिर उनको एक धारणा ये कि उनको काम जो दिया गया वो आर्मी के अंदर भी ऐसे काम दिए गए जो वॉरियर वाले नहीं बल्कि काम करने जो होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, इस तरह की चीजें करने के लिए। तो ये चीजें उस समय भी चल रही थी और उनका एक पर्पस था, क्योंकि ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि अगर कोई पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी है तो उसे हम पढ़ने लिखने वाला काम देंगे, अगर वॉरियर कम्युनिटी है तो उसे हम सेना में देंगे। अगर तो ये जो कास्ट आधारित उनका भी एक मकसद था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था उनका करने के पीछे, और आज भी एक पर्पस होना चाहिए है, और उस पर्पस सोशल जस्टिस पर्पस है, ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए हम अलग ढंग से पॉलिसी बनाएंगे, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है, जब आते हैं ना, सर ने कहा कि बहुत सारे दिए जाते हैं कास्ट सेंसस के फेवर में और उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको बड़ा मतलब आश्चर्य होगा कि जितने भी मैंने 15-17 फेवर में, 15-17 उसके अगेंस्ट में मैंने वो डॉक्यूमेंट करके एक मतलब लिस्ट सी बनाई है उसको, और वो सारे के सारे वही आर्गुमेंट है जो आर्गुमेंट 1880 से चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट जब
2010 में जब पार्लियामेंट में डिबेट होता है तो उसमें वो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि देखिए 1950 में पटेल ने, सरदार पटेल ने और नेहरू ने इसका अपोज किया था और कुछ कारण ही होगा, कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा, वो वैलिड कारण होगा, इस कारण से उन्होंने अपोज किया और उसको डिसकंटिन्यू किया, तो हमें भी डिसकंटिन्यू ही किए रहना चाहिए। जबकि 51 से लेकर के आज तक हिंदुस्तान एक लंबा रास्ता तय किया, बहुत कुछ चेंज हुआ है। उस समय ओबीसी के कितने सीएम हुआ करते थे, आज सारे स्टेट्स में लगभग ओबीसी के सीएम हैं। बिहार में ही आप देखिए कि ज्यादातर एमएलए एमपी आपको ओबीसी से मिलेंगे। तो बहुत कुछ चेंज हुआ और उस चेंज को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इन चीजों को अगर हमें समझना है कि जो आप रीजन दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए वो रीजन देते हैं कि जी हिंदुस्तान में बहुत डाइवर्सिटी, इतने सारे कास्ट हैं, इतने सारे सेक्ट हैं, आप कैसे वो कंफ्यूजन होगा, लोगों में कंफ्यूजन होगा, कोई जाति में एक शब्द आ की जगह ई लगा देता है, उससे बदल जाता है, लोग अपने, आप किसी से जाति पूछते हैं तो वो कुछ और बता, धर्म बता देता है, पंथ का नाम बता देता है, अपने क्षेत्र का नाम बता देता है। तो ये सारी समस्याएं तो ब्रिटिश के टाइम पे भी थी, और उन्होंने, आप एक एक करके सारे रिपोर्ट्स पढ़िए ब्रिटिश सेंसस का, या जो एच.एस. रिजले ने लिखा है, या जितने भी कमीशन उसमें कमिटीज बनी, सब में इस बात को वो करते हैं कि डिफिकल्ट है ये, यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है। लेकिन कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिनके पास उसमें कंप्यूटर नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करती थी डॉक्यूमेंटेशन की, उन्होंने कभी ये डिसीजन तो नहीं लिया कि हमें नहीं करना है। अब पॉलिटिक्स क्यों, ये अपोजिशन स्टार्ट कहां से हुआ? जब 1880s में सभाएं बन रही है अलग अलग अपर कास्टों की, तो उनका ये है कि बंद नहीं करो, लेकिन हमें इंक्लूड करो अपर कास्ट में, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट था। लेकिन उसके बाद 1910 आते आते 1909 आया और पहली बार बैकवर्डनेस का मुद्दा उठा मुस्लिम के सवाल से, और मुस्लिम लीग मिलती है, पार्लियामेंट एक्ट आता है, फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली आती है, और वहां पे जब मुस्लिम लीग मिलने जाती है ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो यही जस्टिफिकेशन देती है कि देखिए हम अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, जैसे कि बिहार, जैसे कि हिंदुस्तान में जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो भी हैं। वो एक एग्जाम्पल वो देते हैं अपने उसमें, और वहां से ये चीज कहीं ना कहीं बढ़नी शुरू होती है। 1919 में जब एक्ट आता है तो फिर वहां पे और रिलीजन के लोगों को लेके आया जाता है, और उसके बाद साउथ ब्रो कमीशन आती है 21 में, और फिर ये मुद्दा धीरे धीरे, तब तक अम्बेडकर आ चुके होते हैं और वो पूरे मुद्दे को उठा लेते हैं कि अब ये तो मतलब करना ही है। अब इसके बीच में ये दलित पॉलिटिक्स का जो राइज हो रहा था 1910-20 से स्टार्ट होता है, और अम्बेडकर उसको लीड करते हैं, उसके बीच में एक और चीजें चल रही है मुस्लिम लीग के साथ, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी चल रही है, और ये दोनों चीजें पोलराइजेशन हो रहा है। आप किसी भी नाम पे पोलराइजेशन करें, जो भी फोर्सेस पोलराइजेशन के फेवर में रहती है, वो कभी भी इस तरह का सोशल सेगमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं चाहती है, और वो आज भी रेडी। अगर आज भी आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन नहीं डॉक्यूमेंट करना चाहता है, तो वही लोग हैं जो किसी ना किसी आधार पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। उस समय भी हिंदू महासभा ने यही आरोप लगाया मुस्लिम लीग के ऊपर कि ये हिंदू धर्म को बांटना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये आर्गुमेंट लगातार वो देते रहते हैं 30s तक। अंबेडकर इसमें आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, एक लोगों को पढ़ना चाहिए जिनको कास्ट सेंसस समझना है। मुझे लगता है कि मैंने जितना भी पढ़ा कास्ट सेंसस के ऊपर, अंबेडकर जी का एक पीस है जो 5th वॉल्यूम में आपको मिलेगा, फ्रॉम मिलियंस टू फ्रैक्शंस। उससे बेहतर मुझे कोई भी नहीं लगा अभी तक, जितने भी मैंने आर्टिकल पढ़े, बुक्स तो है नहीं इस मुद्दे पे, लेकिन जितने भी आर्टिकल पढ़े मुझे एक भी नहीं लगा जो उसको मैच करे। जिस ढंग से उन्होंने एक एक चीज को दिखाया, और इस बुक में मैंने उसको जितना हो सके इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया है। मतलब 30s के 20s में जब ये देखते हैं कि स्टार्ट होता है, और जब ये साइमन कमीशन के अंदर भी ये एक मुद्दा था कि आप बैकवर्डनेस को डिफाइन कीजिए, और क्या जो हिंदू के अंदर बैकवर्ड है उनके लिए क्या प्रोविजन लिया जा सकता है, ये साइमन कमीशन का होता है। फिर उसके बाद इंडियन फ्रेंचाइजी कमीशन आती है, और इन सब के बीच में अम्बेडकर सभी के मेंबर होते हैं, सब में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है कि ये मार्जिनल फोर्सेस के वॉइस है, ये हमारे हिंदू सोसाइटी के। इन सब के बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, जो उस चैप्टर में भी है, कि ये ओबीसी का या जो कॉन्सेप्ट आया, या ओबीसी का नहीं भी कहेंगे तो बैकवर्डनेस बियॉन्ड अनटचेबिलिटी,
क्योंकि अंबेडकर का था कि जो टचबल हालांकि वो टचबिलिटी अनटचबिलिटी को भी प्रॉब्लमटाइज करते हैं कि आप किस आधार पर टचबिलिटी तय करेंगे। किसी के परछाई से कोई टच हो रहा है तो उससे वो अछूत हो जा रहा, मतलब वो उसको मतलब पोल्यूट हो जा रहा है, कोई पानी पीने से, कोई खाना खाने से, कोई साथ में बैठने से, तो उसको वो प्रॉब्लमटाइज करते हैं। लेकिन जब 1932 में जब नेशनल फ्रेंचाइजी कमीशन आती है यहाँ पे, उसमें अम्बेडकर भी मेंबर होते हैं, तो उसमें वो एक ऑप्शन छोड़ते हैं, वो 2 सवाल पूछते हैं सारे स्टेट को। हर स्टेट का अपना अपना एक फ्रेंचाइजी कमीशन बनता है और वो स्टेट से पूछते हैं कि एक तो चलिए ठीक है अनटचेबल डिप्रेस्ड कम्युनिटी का है, लेकिन क्या डिप्रेस्ड कम्युनिटी का हिस्सा उन लोगों को भी बनाया जा सकता है, या ऐसे लोग हैं जो अनटचेबल तो नहीं है लेकिन फिर भी वो डिप्रेस्ड कम्युनिटी के उसमें बाकी चीजों में क्वालिफाई करते हैं। अंबेडकर जी ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको सेपरेट रहने दीजिए डिप्रेस्ड कम्युनिटी को, और जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी इसके बियॉन्ड है, और उसमें वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उनको एनकरेज भी करते हैं कि आप लोग इस वॉइस को आगे लेके जाइए, अपने लिए लड़िए, और आप लोगों को सेपरेट वो करना होगा, इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आप लोग। उसमें एक इंटरेस्टिंग क्रिटिक करते हैं ये अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि आरएसएस और भी तब तक आ चुका था, और जो हिंदू फोर्सेज हैं वो ये कह रहे थे कि कास्ट सेंसस इसलिए मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मुस्लिम लीग का ये वो है और ब्रिटिश लोगों का ये कॉन्स्पिरेसी है। अम्बेडकर कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग ने कभी सपोर्ट नहीं किया अदर बैकवर्ड क्लास को या अदर बैकवर्ड कास्ट को इस डिप्रेस्ड कम्युनिटी में इंक्लूड करने के लिए, या फिर उनके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन, इसका कभी सपोर्ट नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये था, और क्योंकि वो 1/3 डिमांड कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम, और उनका पॉपुलेशन 15% भी नहीं था। उनको ये डर था कि अगर बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड कास्ट अगर इस तरह का डिमांड करने लगेंगे तो फिर उनका कम करना पड़ेगा। और इस चीज को वो डॉक्यूमेंट करते हैं, कहते हैं कि मतलब उस चीज को वो बिल्कुल तरह से वहां धराशायी कर देते हैं कि ये संभव ही नहीं कि मुस्लिम का कोई इंटरेस्ट होगा कि वो हिंदू को तोड़े, और उसके लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, वो अपना रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना चाहते हैं, बाकी उनका कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। तो 30s में ये सारी चीजें हो रही है। 41 में नेहरू भी विरोध करते हैं, हालांकि 41 में फिर चूंकि सेंसस पूरी तरह से होता नहीं है तो फिर ड्रॉप ही कर दिया जाता है, और मतलब पूरी तरह से आता नहीं है। 51 में भी 51 का इंटरेस्टिंग इसलिए है, उसके एक स्टोरी है कि जब 48 जब आजादी हुई तो उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ने SC/ST के लिए, उसमें सिर्फ SC/ST नहीं था, उसमें था कि बैकवर्ड लोगों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लाया गया। उसमें जो ये थे OBC के या जो भी बैकवर्ड बियॉन्ड डिप्रेस्ड कम्युनिटी थी, उन्होंने डिमांड किया नेहरू से कि हमारे लिए भी होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो नेहरू उस पर एग्री हो गए। उन्होंने सारे स्टेट को बोला कि अपना अपना लिस्ट भेजो, किस किस कैटेगरी, किस किस कास्ट को हम उस बैकवर्ड मान सकते हैं। कुछ स्टेट ने दिया, और 51 के सेंसस में उन्हीं स्टेट्स के उन्हीं कास्ट का कास्ट सेंसस हुआ है, बाकी का नहीं हुआ, इसलिए वो कभी रिलीज नहीं हो पाया। अब इन सब चीजों के बीच में फिर से मैं वापस आऊंगा जो 3rd चैप्टर हमारा है कि जरूरत क्या है इसकी, कास्ट सेंसस की, और वो थोड़ा सा रिपीटेशन भी होगा मेरे ख्याल से। मेरे पास समय 20 मिनट और होगा सर, 20 मिनट। हाँ सर, है, बोलिए। हाँ, तो जो 3rd चैप्टर है उसमें जरूरी क्यों है, तो उसके पीछे एक तो जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि जरूरी नहीं है, और उसके पीछे वो सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं जो 100 साल पुराने हैं, 80 साल पुराने हैं, कोई नया आर्गुमेंट नहीं दिया जाता। एक भी आर्गुमेंट आपको नया नहीं दिखेगा इस पूरे सेंसस के डिबेट में। कोई अम्बेडकर कोई कोट कर रहे हैं नेहरू को, कोई पटेल को कोट कर रहे हैं, कोई वही किसी पिटी बात की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कोई यही बात बोलेंगे कि जो इसमें चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, इतना सारा कुछ करना पड़ता है। और इन सब का एक ही जवाब है जो मैंने उन सब में दिया है कि अगर कास्ट करना प्रॉब्लमेटिक है तो फिर SC/ST का क्यों हो रहा है, बाकी का क्यों नहीं हो सकता है। अगर कास्ट इतना ही डाइवर्सिफाई है जिसके को आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, तो ब्रिटिश ने कैसे डॉक्यूमेंट कर दिया। और
ये तो नहीं कह रहा है ना कि आज आप अगर कोई पैरामीटर्स बनाते हैं कास्ट सेंसस के लिए तो कल आप चेंज भी तो कर सकते हैं। अगला कास्ट सेंसस आएगा 31 में या उसके बाद और भी आते रहेगा, उसकी समीक्षा कीजिए, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। और ब्रिटिश ने तो यही किया है, हर सेंसस के बाद उन्होंने उसकी समीक्षा की और उसमें चेंजेस लाए। और आज भी जो सेंसस का प्रोसेस है स्टार्ट करने का, सबसे पहले आप कमिटीज बनाते हैं, वो समीक्षा करते हैं पुराने सेंसस की, उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। और आज भी तो आप ला रहे हैं, अभी नए आ रही है बात की टेक्नोलॉजी बेसिस पे होगा कि उसमें ऐप वगैरह का इस्तेमाल होगा, वेबसाइट का इस्तेमाल होगा, या जो भी है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। जब लास्ट सेंसस मेरे ख्याल से 31 में हुआ था तो उसमें लगभग 16 क्वेश्चन थे, उसके बाद 51 में घटाए गए हैं और फिर आज बढ़ते बढ़ते 24-25 क्वेश्चन उसमें हो गए हैं। तो आप तो हमेशा चीजें नई ला रहे हैं। आप 14 से आज 24 कर दिए हैं, उसमें आप एक आपको ये भी तो ऐड कर सकते हैं। तो उसमें कुछ इस तरह का आर्गुमेंट ये नहीं दे रहे हैं जो कि वैलिड आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि सारे आर्गुमेंट पुराने नहीं है। अब इसमें एक जो सेकंड इसमें मैं स्टेप ले रहा हूँ इस किताब उस चैप्टर में, कि जो एफर्ट लिए गए हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा फिलहाल, खास करके पिछले 2 सालों में, मतलब यहाँ से ये बुक अपने आप को यहाँ पे रखता है कि क्यों जरूरी है ये किताब, और या कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। एक तो जो मैंने पहले भी डील किया कि सर ने भी कहा कि आप पॉलिसीज बना ही रहे हैं उस आधार पे, तो फिर आप उसके जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे कमीशन कह रही है कि हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा क्यों नहीं आप देने को तैयार है। उसके अलावा जो एफर्ट लिए गए हैं, एक तो जो एसएससीसी जो 2011 में हुआ, कांग्रेस ने करवाया, हालांकि उसको भी डायलूट करने की कोशिश किया गया है, उसमें उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और कर्नाटक में हुआ, कास्ट सेंसस किया गया, वो भी आज तक रिलीज नहीं हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी स्टार्ट किया उन्होंने स्वैच्छिक ढंग से, स्वैच्छिक जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी। उसको जो सेंसस हमारा एक्ट है 2008 अमेंडमेंट होकर के जो बना है, उसके अंदर नहीं लिया गया। और अगर आप एक्ट के अंदर नहीं ले रहे हैं तो फिर बाउंड है ही नहीं, वो कचरे के डब्बे की तरह है। किसी को मन होगा उसके आधार पर कुछ करना होगा तो करेगा, और अगर कर भी दिया स्टेट ने, वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया रद्द। और यही हुआ है, जितने भी अभी तक रिपोर्ट आए हैं उन सबके साथ यही हुआ है। जहां पे पॉलिटिकल कैलकुलेशन बैठा है वहीं पे सक्सेसफुल हुआ है वो कोई भी रिकमेंडेशन। जहां पे पॉलिटिकल कैलकुलेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है वो धराशायी हो गया है। और वो आपको सभी में एग्जांपल, कर्नाटका में आज क्यों हो रहा है, क्यों नहीं वो रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डेटा रिलीज होने से पहले ही लोगों को पता चल गया, और उसमें पता चला कि अगर रिलीज होता है तो वहां तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलेटेड है वो एससी हो जाएगी, मुस्लिम हो जाएंगे, और सबसे जो पॉलिटिकली पावर कम्युनिटी है वो वहां पे बैकवर्ड पे उनका नंबर कम हो जाएगा, वो कलिंगा और लिंगायत और वो कलिंगा जो कम्युनिटी है। इसी तरह से हमारा जो 2011 में जो सेंसस, कास्ट सेंसस किया गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया, उसके साथ भी यही छेड़छाड़ किया गया। आज तक उसका डेटा रिलीज नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे डेटा रिलीज होगी। और उसको मैं आखिरी चैप्टर में वो कंक्लूड भी कर रहा हूँ क्यों ये डेटा नहीं ये रिलीज करना चाहते हैं, खास करके नेशनल पार्टी। उस पर हम आगे भी बात करेंगे। जो सवाल इसमें उठ रहा है कि इतने सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं। आज के डेट में पिछले 2 सालों में शायद ही कोई मेजर इंडियन स्टेट है जिसने की सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो अपने स्टेट से, अपने स्टेट असेंबली से कास्ट सेंसस का रिकमेंडेशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाई है। बिहार गवर्नमेंट 2 बार प्रधानमंत्री से मिल चुकी है, ऑल पार्टी मीटिंग कर चुकी है कि होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो सपोर्ट कर चुके हैं, वो उन्होंने कोई असेंबली में पास नहीं किया है लेकिन वो ओपनली बोल रहे हैं कि हम इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने, और ये सारा आपको उसमें इस तीसरे चैप्टर में आपको मिलेगा जो कि मतलब क्यों होना चाहिए इसके ऊपर। 4th चैप्टर जो हमारा है वो है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। ठीक है, अगर ये जो बैकड्रॉप आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने तो बैकवर्ड कम्युनिटी का लिस्ट बनाने का अधिकार दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको स्टेट गवर्नमेंट को, करें फिर स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट ये है कि ये अधिकार तो अभी रिसेंटली ही लिया गया था ना, 4 साल पहले 10
पहले आपने अधिकार लिया और 4 साल के बाद दे दिया, और आप बोल रहे हैं कि दे दिया हमने। भाई 61 से लेकर के आज तक उन्हीं को अधिकार था वो बनाने का, और उसको आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमने कुछ दे दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है कि अगर चलिए आपने दे भी दिया अधिकार, लेकिन जो एक्ट बना हुआ है, सेंसस का एक्ट जो बना हुआ है, वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। उसमें कोई भी अधिकार, अगर उस एक्ट में तो यहां तक है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सेंसस करना चाहती है तो पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा, वो वहां से फाइनल करेगी कि हाँ आप कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं कि आप तैयार हैं, आप सभी स्टेट को दे देंगे कि ठीक है आप कीजिए, लेकिन उसके लिए तो आपको एक सेपरेट एक्ट या कुछ प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या रहेगी। आज कर्नाटका ने कर लिया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या बन रही है, कल के डेट में अगर वो डाटा रिलीज भी कर देती है तो फिर उसके आधार पे कोई भी जो पॉलिसीज बनेगी उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। वो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। आप 1951 से लेकर के कंसिस्टेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे सेंसस के प्रोसेस को सेंट्रलाइज करने का कोशिश किया है, और वो हमेशा चलता है। 2001 में भी वो का जो सेंसस में वो आया है, अमेंडमेंट आया, उसमें भी वो सेंट्रलाइजेशन आपको दिखेगा कि किस तरह से वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को। इंटरेस्टिंगली एक और, हालांकि वो मुझे छूट गया था, 51 में बताना चाहिए था, एक इंटरेस्टिंग और आर्गुमेंट है, वो है पॉइंट है कि ये पूरे डेटा के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एकाधिकार रखने के लिए कितने मतलब ललायित थी कि जब महनगोलिस थे उस समय थे, तो उन्होंने उस समय के सेंसस जो 61 में होने वाला था सेंसस, और 1958-59 तक सेंसस कमिश्नर को उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि आप सेंसस में सिर्फ लोगों का नाम, उसका पता, पिता का नाम, उम्र, इतना ही रखिए, जो बेसिक चीजें जो एनपीआर करती है, और बाकी सारी चीजें हम एनएसएसओ के थ्रू करेंगे। तो ऑलमोस्ट सैबोटाइज कर चुके थे सेंसस कमीशन को, मतलब सेंसस का जो पूरा प्रोसेस था उसको टूथलेस करने की पूरी तैयारी उनकी चल चुकी है, और वो उसके ऊपर जब सेंसस कमिश्नर थे उस समय वो रेडी भी हो चुके थे। लेकिन उसी समय उनका डेथ होता है 59 में, और नए सेंसस कमिश्नर आते हैं और उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, सेंसस तो जैसा था वैसे ही। तो इस तरह का एफर्ट लिया जाता है कि वो कोई आज नया चीज नहीं है कि इस तरह के चीजों को, सेंसस को मतलब डाइवर्ट करने की, डायलूट करने की कोशिश की जा रही है। वो उस समय से चल रहा था, और स्टेट को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है वो पैरेलल दिया जा रहा है। तो इन सब के बीच में अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखते हैं, इस जो किताब 4 चैप्टर कंक्लूड करती है, उसमें जो 3-4 जो सेंट्रल चीजें हम बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि एक, आप कास्ट सेंसस हिंदुस्तान की रियलिटी, कास्ट हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है। दुनिया इसको कहती है कि सोशल जो भी रियलिटीज कैटेगरीज है उसको आप डॉक्यूमेंट कीजिए, और कर रही है। आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम सोशल कैटेगरीज के लिए इतने सारा कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, और आप बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन आप अगर बिना डेटा के आधार पे करेंगे कुछ भी काम, तो वो किस हद तक वो सक्सेसफुल होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस आधार पे आप इसका विरोध कर रहे हैं वो आधार आपके बहुत पुराना है, कुछ नया नहीं है उसमें, और उन आधारों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट डील कर चुकी है। तो या तो आप ये कहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज्यादा कम हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट है, या हम ये कर नहीं सकते, या फिर जो आर्गुमेंट आप उस समय दे रहे हैं हिंदू धर्म की बांटने की बात या जाति प्रथा बढ़ जाएगी, ये सब सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो भाई आप ये बताइए कि SC/ST का तो हो रहा है कास्ट सेंसस, क्या SC/ST का कास्ट सेंसस होने के कारण कास्ट SC/ST के बीच में और बाकी लोगों के बीच में कास्ट एंटेगोनिज्म बढ़ा और OBC और बाकी के बीच में नहीं बढ़ा है क्या? अगर बढ़ा है तो दोनों जगह बढ़ा है, अगर नहीं बढ़ा है तो दोनों जगह नहीं बढ़ा है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या कि OBC में के अंदर या OBC का अपर कास्ट के साथ ज्यादा एंटेगोनिज्म है और SC/ST का कम है, या ऐसा कुछ भी? तो एक कैटेगरी का हुआ है, बाकी का हुआ है नहीं हुआ है, मतलब नहीं हो रहा है, और कुछ आप डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। तीसरा, आप फिर उसके बाद फिर अपर कास्ट के लिए सेंसस ला रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो तीसरा आर्गुमेंट है कि जो अभी आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, वो बहुत ही ओल्ड एज आर्गुमेंट है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं। चौथा है कि फिर अगर आप तैयार भी हो जाते हैं सारी चीजों के लिए,
सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर भी लेती है, तो उसकी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कुछ रहेगी। उसका आधार पे कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी कुछ काम करना चाहेगा, कोई भी उसको चैलेंज करेगा, उसको मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। जब तक वो निरस्त नहीं होगा, जब तक कि वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है वो वहां पे सामने ना आए, वो उसके फेवर में ना दिखे। भाई ओबीसी रिजर्वेशन आया क्योंकि पॉलिटिकल कैलकुलेशन वहां पे आया वो चीज, क्योंकि 60s 70s के बाद से एक तरह का कहते हैं जो जेफरेट के टर्म्स में सोशल रेवोल्यूशन कह सकते हैं, या एक प्रोलिफरेशन हुआ बैकवर्ड कम्युनिटी के, पॉलिटिकल असर्शन हुआ, ये सारी चीजें हुई और वो सिचुएशन तैयार हुआ। आप देखिए कि पहली बार मंडल कमीशन कौन बनाते हैं? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, उस समय जो कि एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स के बीच से उभर करके आती है। 60s में जेपी मूवमेंट होता है और वो सारी चीजें होती है, एंटी इंदिरा, एंटी कांग्रेस जो सेंटीमेंट बनता है। मंडल कमीशन को लागू करने वाले भी वही पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। तो ये सारी चीजें अगर चल रही है, वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। आज कर्नाटक में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पॉलिटिकल कैलकुलेशन उनको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा, लेकिन उनके पॉलिटिकल कैलकुलेशन के फेवर में नहीं आ रहा है तो उसको वो करने के लिए तैयार नहीं। अब इन सब के बीच में मैं आखिरी का मेरे ख्याल से कुछ मिनट और मेरे पास है, जो मैं लास्ट के 2 चैप्टर करते हुए कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि मैंने बिहार क्यों इम्पोर्टेंट इसमें लिया है। एक तो जिसके ऊपर मैंने बात भी किया था कि जो आपको दिखेगा वो कास्ट सभाओं से लेकर के कास्ट सेना तक का सफर, और वो जो वायलेंस होता है वो मुझे नहीं लगता है कि किसी और स्टेट में उस लेवल तक। पहला कारण। दूसरा कारण है कि 60s 70s में जब बैकवर्ड पॉलिटिक्स का इमरजेंस तो नहीं का, लेकिन प्रोलिफरेशन होता है और वो जिस एक्सटेंसिव लेवल पे जाता है उसमें कहीं ना कहीं बिहार लीड रोल प्ले किया है। आप मंडल, बीपी मंडल बिहार से ही आते हैं। फर्स्ट ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो कम्युनिटी का सीएम बनते हैं वो कर्पूरी ठाकुर, वो वहीं से बनते हैं और समग्र राजनीति लेकर के जननायक उनको बोला जाता है, क्योंकि सभी को वो लेने की कोशिश करते हैं। जब वो ओबीसी रिजर्वेशन लागू करते हैं तो उस रिजर्वेशन में कास्ट भी आधार रहता है, जेंडर भी, 3% रिजर्वेशन जेंडर को वो देते हैं। आज गवर्नमेंट के 10% रिजर्वेशन दे रही है अपर कास्ट को, उस समय वो 2% रिजर्वेशन अपर कास्ट के पुअर को दे चुके हैं। तो वो डाइवर्सिफाई करते हैं उन चीजों को। तो इस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह का, हालांकि और स्टेट में भी है, आप बाकी स्टेट्स में भी देखेंगे तो इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए जिसमें कि बैकवर्डनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, इसको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की गई है। लेकिन बिहार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मूवमेंट वहां पे हो रहे हैं, सीएम वहां से बन रहे हैं, सारा चीजें वहां से चल रहा है, आइडियाज वहां से आ रहे हैं, लेकिन उसी बिहार में सबसे ज्यादा कास्ट वायलेंस हो रहा है, सेनाएं बन रही है उसी बिहार के अंदर। और सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सबसे ज्यादा बैकवर्ड कमीशन कर्नाटक में बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है। बिहार में सिर्फ एकमात्र बैकवर्ड कमीशन बनता है, मुंगेरी लाल कमीशन। और मुंगेरी लाल का भी अपना इंटरेस्टिंग वो कहानी है कि मुंगेरी लाल फेमस अपने काम से नहीं हुए, मुंगेरी लाल कमीशन से नहीं हुए, बल्कि 80s में जब एक धारावाहिक आता है मुंगेरी लाल के सपने, और उसका कनेक्शन है। मुंगेरी लाल सपने का जो धारावाहिक लिखने वाले हैं वो भी बिहार के हैं, और इस गलियों में ये हुआ था, बिहार की गलियों में इस तरह की बातें होती थी कि मुंगेरी लाल सपना देख रहा है, इस तरह के ओबीसी या जो भी उन्होंने रिकमेंड किया था। और उसके बाद से कोई कमीशन नहीं बनता है बिहार में, एक भी कमीशन नहीं बनता है। जब कर्पूरी ठाकुर इसको लागू करते हैं तो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग उसको कपटी कपूरी और इतनी गंदी गंदी, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट किया है कुछ कुछ उनके खिलाफ जो नारे लगते थे, या उनके खिलाफ जो लोग गली चौराहे पे, चाय नुक्कड़ पे जो बातें करते थे, मतलब प्रोवर्ब्स यूज करते थे, वो बहुत ही अजीब से हैं, और उसका उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया उन चीजों को। तो ये एक कारण था कि मैंने बिहार को लिया है इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और उस पूरे चैप्टर का मतलब आर्गुमेंट यही है कि ये इम्पोर्टेंट है कास्ट सेंसस, और उसके लिए आप एक बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, आप और भी स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कर्नाटक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि कर्नाटक सबसे पहला इनिशिएटिव, पहला स्टेट लेवल पे बैकवर्ड कमीशन वही बनता है। तो और भी स्टेट को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ उसके इंपॉर्टेंस को, लेकिन मुझे जो लगा कि शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि एक कहते भी है ना कि आप राइटर जो भी लिख रहा है उसका भी अपना इतिहास होता है, उसका भी अपना बैकग्राउंड होता है, वो किताब को अफेक्ट करता है। तो चूंकि मैं बिहार से हूँ तो हो सकता है वो भी एक कारण हो कि इस चीज को मैं ज्यादा समझ
सकता था या समझ पाया हूँ या समझने की कोशिश या इंटरेस्ट मेरे अंदर था, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। लेकिन मेरा अपना एक जस्टिफिकेशन है बिहार को चूज करने के लिए, और मैं उस पर कंप्लीटली वो नहीं कहता हूँ कि यही सिर्फ हो सकता है, और भी स्टेट हो सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, और होना चाहिए ऐसे, और वर्क्स आने चाहिए जिसमें इस तरह की चीजें आए सामने लोगों पे। और लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा मैंने कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर जो वहाँ के सीएम थे, जिन्होंने पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन बिहार में लागू किया था और फिर उसको रिजेक्ट किया था, उनको मैंने कहीं ना कहीं मैं टिल्टेड हूँ शायद उनकी तरफ, कि शायद आज जो गवर्नमेंट कर रही है, करना चाह रही है, उसका विजन उनके राइटिंग्स में दिखता है कर्पूरी ठाकुर के। आज आप वुमेन की बात कर रहे हैं, वो वुमेन का रिजर्वेशन उसी समय वो लागू कर चुके हैं। आज आप अपर कास्ट के अंदर बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं या उसका इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं, वो उसी समय बात कर चुके थे। और ये जो इस चीज को समझने की जरूरत है, ये पूरे किताब में एक सेक्शन सेपरेटली हमने ये भी दिया है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप या कास्ट सेंसस की अवधारणा है, या सेंसस की अवधारणा है, या बैकवर्डनेस की अवधारणा है, या उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन की जो अवधारणा है, वो अवधारणा हमेशा चेंज होते रहे। आप उसको, और वो अवधारणा तभी चेंज होगी, उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, स्टेट रिकॉग्नाइज तभी कर पाएगा जब उनके पास डेटा होगा। हम किस आधार पे उस अवधारणा को स्टडी करें और उसको समझें कि क्या चेंजेज आ रहे हैं इस अवधारणा में। और वो आप 1950s तक 40s तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं उस अवधारणा कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर बात हो रही है। अम्बेडकर उसके ऊपर लिख रहे हैं, आरएसएस भी लिख रहा है, ये गोलवलकर लिख रहे हैं, कांग्रेस लिख रहे हैं, हर पार्टी के लोग उसमें एक डिबेट डिस्कशन, एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है, जो 1950 के बाद से लेकर के 91 तक कोई डिबेट का मुद्दा ही नहीं बनता है कहीं पार्लियामेंट में कोई सवाल नहीं उठता है, कहीं पे कोई पब्लिक स्पेस में। जो लास्ट डिबेट होता है वो 2010 में होता है। अली अनवर अंसारी जो यहाँ पासमानदा मुस्लिम के अंदर बैकवर्डनेस के अंदर उन्हें एक मसावत जंग किताब भी लिखी है, उन्होंने 2009 में ही ये सवाल उठाया है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग उनका सपोर्ट उसके ऊपर नहीं करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली 2010 में फिर शरद यादव, लालू यादव और ये लोग बहुत लीड करके, शरद यादव का तो एक मैंने इसमें वोट भी दिया है कि आप कब तक अवॉइड कीजिएगा इस चीज को, जो रियलिटी है। एक ना एक दिन आएगा जब हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, तो हम उतरेंगे, और उसकी जरूरत है। मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ किताब को, कि आप ये मत समझिए कि कास्ट सेंसस हो जाएगा, अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो वो लड़ाई वहीं पे रुक जाएगी। कास्ट सेंसस के बाद होने के बाद असल लड़ाई शुरू। आप उस आधार पे जो वो भूचाल मचेगा, उस आधार पे जब आप डिमांड करेगा हर कम्युनिटी अपने अपने राइट्स के लिए, जब सजग होगा, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा बवाल होगा, और यही मंडल के बाद ये होगा। और आखिरी पॉइंट में, मेरे ख्याल से मेरा समय हो चुका है ऑलमोस्ट, मैं 2 मिनट बस लेता हूं, कि जो अभी दिखा है ट्रेंड, सारी रीजनल पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, झारखंड में शिबू सोरेन हो, बिहार में नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, यूपी में अखिलेश यादव हो, हरियाणा हो। जो पार्टी में जो अभी सत्ता में है, वो स्टेट की तरफ से रिकमेंड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जहाँ पे सत्ता में, यूपी में सत्ता में नहीं है, अखिलेश कुमार ने तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम जैसे अगर सत्ता में आएंगे तो तुरंत हम कास्ट सेंसस कराएंगे। हरियाणा में जो, मतलब कहने का मतलब है कि जो सत्ता में है वो सत्ता के थ्रू डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता के बियॉन्ड जाकर के अपने पार्टी लाइन से वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन नेशनल पार्टीज, कांग्रेस एक्सेप्ट की, लेकिन बहुत अंदर मन वो ढंग से, मतलब ऊपरी ढंग से। अदरवाइज वो कास्ट सेंसस को सेंसस का हिस्सा बनाते, वो अलग एक एक्ट बना करके नहीं करते। इनफैक्ट अभी जो अभी ये बना है बैकवर्ड कमीशन, जो परमानेंट बैकवर्ड कमीशन बने हैं, और ये जो सेंसस हो रहा है, सेंसस हुआ जो, ये वो एक्ट जिस एक्ट के अंदर में हो रहा है वो 338 के अंदर में हो रहा है। और बैकवर्डनेस का जो पूरा का पूरा संविधान में पूरी चर्चा जो की गई है वो 340 के अंदर में की गई है। 338 में ला करके अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज होगा, कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे जिस चीज के लिए प्रोविजन है, उसकी जगह आप कहीं और पे उसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो फिर कल के डेट में उसके ऊपर भी चैलेंज किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा सा फिर भटक गया,
आखिरी जो पॉइंट था मेरा वही था कि नेशनल पार्टीज नहीं चाहती है, और उसके पीछे संभवतः कारण ये है कि जिस तरह से अगर आप देखें कि जब बैकवर्डनेस की बैकवर्ड पॉलिटिक्स जब स्टार्ट होती है, उसका प्रोलिफरेशन होता है 60-70s के बाद से लेकर के 90s तक, रीजनल पार्टी, रीजनल लीडर्स इमर्ज किए हुए हैं। आज के डेट में आप उड़ीसा जाइए, किसी ज्यादातर स्टेट्स में रीजनल पार्टी की सरकार है, और वो कहीं ना कहीं वो बैकवर्ड कम्युनिटी के लीडरशिप के अंडर में वो सारी पार्टियां चल रही हैं, और कंसिस्टेंटली नेशनल पार्टीज वीक हुई है इस पूरे दौर में। और आज भी शायद संभवतः ये लगता है मुझे, मेरा जो अपना आर्गुमेंट, और मैं यही एक जगह अपना आर्गुमेंट देता हूँ पूरी किताब में, कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फिर से इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का सेंसस कुछ आता है, तो रीजनलाइजेशन होगी पॉलिटिक्स की, वो और ज्यादा बढ़ेगी, और उसमें उनका इंटरेस्ट, किसी भी नेशनल पार्टी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। मे बी कांग्रेस मे बी ज्यादा कैपेबल है सभी पार्टियों को एक साथ लेके चलने में, इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी सभी पार्टियों को या सभी रीजनल फोर्सेस को लेकर के चलने में शायद उतना ज्यादा उसके लिए, या फिर रेडी नहीं है, या फिर उनको कहिए कि मिली हुई सत्ता, तो इसलिए कंप्लीटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बहुत बहुत कुछ इनके आपस में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। बिहार में जब पहली जाती है, सीएम लेकर के जाते हैं मिलने के लिए, तो सारे बीजेपी भी कह देती है कि हाँ हाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके गृह मंत्री 18 में बोल देते हैं हाँ होना चाहिए, पार्लियामेंट एक मीटिंग होती है सेंसस की, उसके बाद वो बोल देते हैं होना चाहिए, और फिर उसके बाद उन्हीं के मंत्री कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो आपस में ही इतना ज्यादा कंफ्यूजन इनके बीच में कि, क्योंकि ये एक तरह का बॉक्स है, वो खुलेगा। जैसे इधर इन्होंने राजीव गांधी ने कहा था कि ये कीड़े का बक्सा है, जब मंडल कमीशन के बारे में की रिपोर्ट के बारे में कहा था, वो खुलेगा तो फिर कहाँ कहाँ फैलेगा, क्या क्या होगा, वो बड़ा मुश्किल है उसको समझना। उसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक बक्सा है, पेंडोरा बॉक्स है, जिसके खुलने से पहले सभी को पता भी नहीं कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो शायद नेशनल पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा। मैं इसी नोट के साथ, मुझे लगता है मैंने 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा ही लिया होगा, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अभी मेरे पास टाइम है, एक ड्राफ्ट रिटर्न होकर के आएगा पब्लिशर से, तो उस पे मैं कुछ आप लोग जो भी पॉइंट्स हमें बताएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको इंक्लूड किया जाए, जो भी मैं छोड़ चुका हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव सर का, और खास करके इस प्लेटफॉर्म का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि बुक आने से पहले ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मेरे लिए कोई सपने से कम नहीं था। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही विस्तार से और अभ्यास पूर्णता से इस विषय को हमारे साथ प्रस्तुत किया है। 1947 से लेकर या फिर उससे भी पहले इस जातिगत अवधारणा पर जिस तरह से बात हो रही थी, या फिर आप बोल रहे हैं कि 1950 तक इस अवधारणा पर बात होती थी, लेकिन उसके बाद इस धारा पर बात नहीं हो रही है, ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। इसके ऊपर जो राजनीति है या पक्षीय राजकारण है, जिनकी सोच आपने हमारे साथ रखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर सवाल जवाब तो लिए जाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले डॉक्टर सुखदेव थोराट सर जी से निवेदन करूंगी कि आप अपना विचार रखें। थैंक यू संजय। मेरा ख्याल है इस पे कुछ संक्षिप्त में बताने की जरूरत नहीं। संजीव ने इतनी सरल भाषा में और शुद्ध हिंदी भाषा में सारे इश्यू को रखा, हिस्टोरिकल मेथड इस्तेमाल करके, और रीजन भी बताए कि क्यों ना सेंसस रुक रहा है, क्या पॉलिटिकल रीजन है। तो वो तो मैं पूछूंगा नहीं। संजय, आपने वो जो चार्ट है वो भी देख लो, उसमें से कुछ सवाल है। मैं शुरुआत करता हूँ एक सवाल से, संक्षिप्त नहीं। मेरा ख्याल है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार इसके बारे में है, वो जो आपने बताया, उसमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर लीजिए, उसमें और क्लैरिटी लाए तो और अच्छा होगा। उसके बाद फिर और चार्ट से भी ले लीजिए, और लोग भी सवाल आपको पूछेंगे। संजीव, म्यूट हो आप म्यूट हो। हाँ, आप बोलो।
पहला क्वेश्चन सुजोय कांति घोषाल जी ने नहीं किया नहीं है। नहीं, पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपको कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचार है हाँ बाबा साहेब के, उसमें और क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा 5 मिनट बताइए अच्छा जी सर, जी सॉरी सर। कास्ट तो सेंसस पे। हाँ, तो जैसा कि मैंने उसमें डिस्कस भी किया था, मैंने ये बहुत मतलब बस एक रेफरेंस देकर के शायद मैंने छोड़ दिया। मुझे ये लगा कि शायद वो, क्योंकि मुझे वो इतना बढ़िया वो लगा, मुझे लगा कि मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग वहां से बनती है। उनका जो मिलियंस टू फ्रैक्शंस, वो एक पूरा चैप्टर उन्होंने डील किया है। तो उस पूरे कास्ट सेंसस में उसके बाद एक चीज जो मैंने मिस किया, जो मैं और शेयर करना चाहता हूँ सर के साथ, कि उन्होंने टाइटल क्यों दिया उसका फ्रॉम मिलियंस टू फ्रैक्शंस। क्योंकि वो बार बार इस बात को 2-3 चीजें पॉइंट करते हैं जब कास्ट सेंसस की बात आती है। वो कहते हैं कि देखिए, ज्यादातर कास्ट के ऑफिशियल्स जो हैं, सेंसस के ऑफिशियल्स हैं, वो अपर कास्ट के हैं, और इसकी पूरी संभावना है कि वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। और ये 1948 तक वो लिखते हैं। 17th वॉल्यूम में उनका एक चैप्टर है, उसमें वो ये बात को लिखते हैं कि कास्ट सेंसस आने वाला है, सेंसस आने वाला है, और सभी जाति के लोग, सभी जाति के जितने भी नेता हैं, सभी लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि हमारी जाति का संख्या ज्यादा, उस प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। और इस चीज के प्रति हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को सजग होना चाहिए। ये वो बार बार इस बात को उसका वो जिक्र करते हैं। उसके साथ साथ जो अंबेडकर एक और पॉइंट को उस दौरान मतलब क्या उसको कह सकते हैं कि जो मैंने एक डिस्कस भी किया कि बैकवर्डनेस के सवाल पे जहां पे जब वो आते हैं, तो जो ओबीसी का कहीं ना कहीं अवधारणा मुझे वहां दिखती है पहली बार, जब नेशनल फ्रेंचाइजी कमीशन जब आती है, उसमें वो मेंबर रहते हैं और उसमें वो उसका सपोर्ट करते हैं कि बियॉन्ड अनटचेबिलिटी के भी उसका होना चाहिए, मतलब बैकवर्डनेस का डिफाइन, उसका भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसको भी कुछ ना कुछ उसके अधिकार होने चाहिए। हालांकि उस पे वो उसको लीड करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि मतलब मैं मूवमेंट को लीड नहीं करूंगा। और उस पे वो ये बात बोलते भी हैं कि जब उस चीज को वो डिनाई करते हैं, और वहीं पे वो बीज है जो आज भी लोग इस बात को एक पॉपुलर एक परसेप्शन बनाते हैं कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो राइट विंग के साथ चली गई। वो अंबेडकर उस समय लिखते हैं कि जब हमने डिनाई किया उस चीज को कि नहीं आप सेपरेटली कीजिए, तो वहां पे वो कहते हैं कि ये लोग हिंदुत्व की तरफ गए और वो कास्ट सेंसस का अपोज करने लगे उस दौर में। लेकिन फिर सवाल वहां पे वो ये भी उठाते हैं कि लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट है, और उनका ये सवाल उठाना किसी भी कम्युनिटी के लिए, चाहे वो सेंसस करवाना हो नहीं करवाना हो, उसको बात रखने के लिए उस कम्युनिटी का लीडर होना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वो पूरा लिखते हैं उसमें। और शायद संभवतः यही कारण है कि वो डिबेट नहीं स्टार्ट होता है सेंसस के बारे में, क्योंकि उनके अंदर वो लीडरशिप नहीं है उस कम्युनिटी के बीच में। और 90s में वो फिर से डिबेट स्टार्ट होती है, क्योंकि तब तक वो लीडरशिप इमर्ज कर चुकी होती है। तो इस एस्पेक्ट पे भी वहां पे अम्बेडकर जी बहुत अच्छे ढंग से उसको उठाते हैं। रिलीजन का जो मामला लेकर के आते हैं, वो उस पे भी वो उसको भी बहुत रिबटल करते हैं अच्छे ढंग से। संजय, ये भी बताओ कि बड़ी संक्षिप्त में एक सेंटेंस में कि कास्ट सेंसस को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उसका आधार क्या दिया, कुछ दिया है आधार? व्हाट इज द रीजन व्हाई ही सपोर्टेड? हाँ, वो जो टाइटल ही उन्होंने दिया है उसका यही टाइटल नहीं, रीजन बताओ स्पेसिफिकली। उसमें वो स्पेसिफिक रीजन यही कहते हैं कि अगर हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, तो या फिर सेंसस हम सारी इन कम्युनिटीज का, बैकवर्ड कम्युनिटीज का नहीं आप अगर करेंगे, तो फिर इनका नंबर कैसे पता चलेगा? और अगर आप सही ढंग से भी नहीं करेंगे, अगर उसके अंदर बायसनेस रहेगी, तो फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। तो एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन हो, या मतलब उस कास्ट सेंसस को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो इस बात को मतलब मानते हैं कि उसका होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ वही नहीं रुकते हैं, वो उसके आगे भी एक स्टेप जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, उसके प्रति हमें बिल्कुल वो होना चाहिए, रहना चाहिए। और वो लेकिन कास्ट सेंसस का होना जरूरी है, उसका कारण क्या दिया उन्होंने? Why it is necessary? What is the reason? क्योंकि वो यही कह रहे हैं सर कि ये सोशल रियलिटी है।
और अगर आप रिप्रेजेंटेशन किसी का तय करना चाहते हैं, ओके, रिप्रेजेंटेशन की बात थी रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली, और रिप्रेजेंटेशन सही हो तो उसकी पॉपुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम की पॉपुलेशन 15% की शेयर था, 30% आपने जो शुरू में कहा, समझ में आया। सॉरी, we can stop it here. Let us now you take the question on chat and then there will be a question to you. क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर सुजय गांधी। और अगर ऐड करूं तो एक और उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन रही होती है, आपने भी बताया था उसको पढ़ने के लिए, तो उसमें पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जब आप डिवीजन कर रहे हैं किसको कितना सीट मिलना चाहिए, उसमें आप मैनिपुलेट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन को डिवाइड करने के दौरान, और वो नहीं हो रहा है क्योंकि अगर सेंसस ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा किसको कितना क्या परसेंट किसका है, तो होने के बावजूद भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी, अब देख लीजिए चार्ट में कौन से सवाल है और फिर उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे आपको। सर, पहला सवाल है सुजोय कांति घोषाल जी का कि एज कास्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, देन आई थिंक कास्ट सेंसस इज अर्जेंट। In this connection, do you think there have weak connection between available data and policy implementation, especially in caste-related issues? In addition, do you observe any necessary to know about the number of creamy layer? हाँ, ये मैं क्या बोलूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये जितने कमीशन बन रही है वो सारे इस बात को कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक वर्डिक्ट में, जब भी इस मंडल कमीशन के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, उसमें भी वो बोलते हैं भाई लाइए, क्रीमी लेयर हो, जितनी भी चीजें हो, आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। और इसीलिए अली अनवर अंसारी का जो पूरा उनका मूवमेंट है पासमानदा को मुस्लिम के अंदर बैकवर्डनेस के सवाल को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाहे वो क्रीमी लेयर का सवाल हो या 93 में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यस कर दिया ओबीसी रिजर्वेशन पे, तो उन्होंने 3-4 कंडीशन लगाए उसके ऊपर, और उस एक कंडीशन में ये भी क्रीमी लेयर का भी कंडीशन था। उस कंडीशन में परमानेंट बैकवर्ड कमीशन होना चाहिए सारे स्टेट्स में, सेंट्रल में ये उन्होंने लगाया, इसका अपडेट होना चाहिए लिस्ट, ये उन्होंने कंडीशन लगाया। तो ये जो भी आप ये सवाल उठा रहे हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे एग्रीमेंट से क्या है, ये तो सारे लोग मान रहे हैं, हमारी जुडिशरी मान रही है, कोई पार्टी भी इसको नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं मान रही है, इन प्रिंसिपल सभी लोग मान रहे हैं, लेकिन इसमें हाथ कौन डालेगा, सवाल यहाँ पे आकर के अटक जाता है, कौन इसको हाथ लगाएगा। मेरे ख्याल से हाँ, अशोक गायमुखे सर हाथ ऊपर कर रहे हैं। जी सर। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, गायमुखे सर। हेलो गायमुखे सर, आपका कोई सवाल है? सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि आप अपना सवाल चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। गायमुखे सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे। थांगराज सर, कोई सवाल है आपका? Sorry, I don't understand the entire the lecture because it is in Hindi. So I don't have any question. Okay. This was the dilemma that we all had. जैसे मैंने बताया भी है कि इसको इंग्लिश में भी आना है, ऑलमोस्ट फर्स्ट ड्राफ्ट है रेडी, और मैंने सोचा था कि हिंदी इंग्लिश में मिला के करूं, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिर सर ने भी कहा कि नहीं हिंदी में ही करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत मतलब क्षमा या सॉरी मैं उसके लिए कि दोनों लैंग्वेज को नहीं डील कर पाया, लेकिन कोशिश करेंगे, वो किताब जल्दी से जल्दी आएगी इंग्लिश में भी, तो शायद But Thyagaraja, if you have any question, open question about caste census, you can ask and he will answer in English. So it's mute. कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अच्छा, दूसरा सवाल लेते हैं सर। दिनेश अहिरकर सर हाथ ऊपर कर रहे हैं। Can I ask?
Yeah, sir. Yeah. Recently, Tamil Nadu government has given 10.5% reservation for one of the OBC's community. It was given by the previous regime of the government. Now the current government has accepted to continue it. Meanwhile, someone has gone to Supreme Court, and Supreme Court has stated that without adequate data, there is no need to give this kind of reservation. For one community, one should not give a reservation for that. That community is still hoping and asking our Chief Minister to take up the issue again to the Supreme Court. I do not know what will happen. Suppose if the present government takes up the issue with the Supreme Court, what will happen? Actually, sir, this is not just about Tamil Nadu, any state or any community. Every single state in India has one community or other community either demanding for one status or another. OBC, whoever are in OBC, they are asking for EBC. Whoever are in like ST or SC, everyone is trying. It's and that's why my that section on tracing the 1880s thing was important for me, because there is nothing new in this. It happened, the interest changed. 1880s, in 1880s, caste sabhaye, like the organizations came up all of a sudden because of this census, and repeated. Now there also they had their own demand, caste-based interest demand, and now also every single state in India has one or other community who are demanding for this. This is valid. Like Supreme Court or High Court will definitely come and say that you don't have data. How can and this is exactly what Sir also recommended in that report that he chaired, that Patil should be included in OBC or not included in OBC. We don't have enough data. How can we say this? So solution to, I think, and personally I think, solution to all these disputes, whether these disputes are with state government or with any within political party or with the judiciary, the answer is caste census. Can I also ask one more question? Yes. That the central government has given 10% reservation for forward community. And we have been hearing the information that the 10% quota has been carved out from the scheduled caste OBCs. I don't know whether they've really taken this quota, the share from these OBC and scheduled caste, or from the open seat they are giving the reservation. Am I clear to you? So are you asking that this 10% quota is taken from the already reserved categories for the people who are economically backward? Yeah, forward. Yeah. Central government legislation. Yes. And that also that was also done without any data. Like, who knows how many people are poor in upper caste? No. My question is, they have taken the share from the scheduled caste quota and OBC quota and given this share to the forward caste. Not necessarily. I don't think so, because 10% reservation is just based on just economic area. But yeah, indirectly, I don't think in those 10%, people from backward community will qualify, because no, they take these seats from the scheduled caste quota, from the OBC quota, and given to the forward caste, economically forward caste. No, I don't. Is it not true? How it could be true? Like 27% is there for OBCs. SC/ST reservation are already there. No one. I don't think that is the case.
It's a separately 10% is separately given to the. No, separately given, but the share is taken from the already reserved categories. How it's possible? That is my. How it would be possible? I don't understand how it's possible. No, that is why they say, for example, they say 2% reservation share has been taken from the scheduled caste to the forward caste. They have cut the SC reservation and given to the forward caste. Similarly, they have cut OBC reservation given to the forward caste because there is a stipulation about the 50% reservation. If it is so, sir, I don't have any idea. I'm really apologetic about this, but I would love to read anything if there are anything like this had happened. But I have no clue that this is even possible or even constitutionally valid. No, already there is a 50% reservation. Now forward caste has got 10% reservation. Now, do you think that there is a 60% reservation of seats of the total 100%, or is it only 50% reservation, including the forward caste? I think they have brought a reform also, constitutional reform also for this case. But I'm sorry, but I don't have enough influence. Perhaps sir is more, Turar sir is more capable. But I am not in position to answer this question. I'm so sorry. Yeah, okay. थैंक यू सर. अभी कोई सवाल तो नहीं है? सर कोई प्रश्न नहीं है? हाँ सर. हेलो, हाँ दिनेश सर. May I come in? Yes sir, yes, बोलिए. हेलो संजीव. Yeah, please दिनेश. आपको सुन के बहुत अच्छा लगा and शायद आपने मुझे पहचाना. हाँ अरे yes. बिल्कुल. हेलो दिनेश अहरवाल. हेलो. प्लीज यार. आपकी आवाज कट. ओके. जो आपका प्रेजेंटेशन था मींस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर. हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर. ओके. सी आपका प्रेजेंटेशन जो था अच्छा लगा ऑफकोर्स. पूरा सेंसस, और सॉरी फॉर I came little late and I saw the Facebook post and suddenly joined. लेकिन जो सेंसस का पॉलिटिक्स शुरू हुआ इवन 1911, 1921, 1931, इस दौरान आपने ऑफ कोर्स अंबेडकर इज डिस्कसिंग अबाउट 1911 census, 1921 census, 1931 census, of course, and he is saying that how Congress and Muslim League playing politics and sidelining the question of representation for the depressed classes, and Muslim League did not take the question of representation of depressed classes only on the ground that there could be possibility of raising the demand within the Muslims. That is his one argument, of course. Second argument is that in how Congress is doing politics and consolidating these communities under the Congress umbrella, so that Congress will say that, see, we represent these caste or these group, not Ambedkar or any others, so that there will be no division within Hindus who can separately ask representation to the British or appear before Simon Commission or can go to round conference, right? That is what the politics he is discussing. So I have a question now. In present context, we are discussing about let's have a caste census. Now,
when state, let's say the Indian state, as a full state, it is having completely reducing its responsibility from everywhere. There is no job at all now, even in government sector. Completely there is no job, in railway, everywhere being privatized. So how this caste census will help to make the representation in job and education? And second thing is this, that if we go for in the little further in the context in terms of conflict economy, promoting conflict and ruling the country. Okay, promote conflict and capture the power, like Hindu-Muslim conflict in India, how BJP captured power, right? So promote conflict and be a ruler. So even bringing about the question of the caste census in the today's time, okay, it will help even political establishment to control India more powerfully than ever. And these conflicts even will help any government. Why? Because of the innovation and science technological advancement, government can control any protest, any movement, anything. Even if there is a insurgency by any group for representation, distribution, all things, government can suppress that so simply, so easily. So how this raising the demand of the census will do the justice with the question of representation and the question of in education and job? That is my question to you in the present context. Second thing, I will share two important experience with you in the present. If you go to society and observe. Am I going long? No, Ahir, I have to be brief. आपने सवाल पूछे वो आपका काफी एक है, उनको जवाब करने दो प्लीज. Okay, sir. I'm really thankful, Dinesh, that you asked these two questions. It's very important. These two questions are very important. पहला जो आपका सवाल था कि बैकवर्डनेस, ऑफ कोर्स अम्बेडकर ने उस आर्टिकल में या उस लेख में उन्होंने साफ कहा है कि मुस्लिम ने कभी विरोध नहीं किया है कास्ट सेंसस का, सॉरी इनका ओबीसी या बैकवर्ड का इंक्लूड करने का उन्होंने हमेशा विरोध किया है. उन्होंने कभी अगर विरोध नहीं किया तो सपोर्ट कभी नहीं किया है उन्होंने. तो क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट था, जैसे मैंने बताया कि 33% वो चाहते थे अगर सेंसस होता या उसके रिप्रेजेंटेशन के आधार पे होता तो फिर उनको कैसे मिलता, 33% मिल ही नहीं पाता. तो वो ओबीसी सेंसस के अगेंस्ट थे वो शुरू से. जो सेकंड जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर सेंसस होता है तो ये कैटेगरीज बहुत सारी आएगी और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो अगर मैं समझ पाया हूं सवाल को. और अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट के आधार पे जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस है वो उसका फायदा उठा करके पावर में रहेगी, सस्टेन अपने आप को करेगी, उसको किसी और मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुझे जैसा जो मैं समझ पाया, अगर ऐसा ही है आपका सवाल, इस चीज को मैंने डील किया है, उस पूरे इस कोशिश किया है मैंने. इसमें कॉन्फ्लिक्ट तब नहीं होता है जब कैटेगरीज डाइवर्सिफाई होती है बहुत ज्यादा. कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब वो पोलराइज्ड होती है. अगर हिंदू मुस्लिम दो ही में बटेगा तब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा. ओबीसी या बैकवर्ड फॉरवर्ड में अगर होगा तब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा. लेकिन अगर आप कास्ट सेंसस करते हैं, जैसे मुस्लिम के अंदर ही जो अली अंसारी जी ने किया, या अगर आप सभी कास्टों का करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि ओबीसी का या एससी का या एसटी का, हर कास्ट के अंदर उस बैकवर्डनेस के आइडिया को प्रॉब्लमेटाइज करते हैं, जैसे कि कपूरी ठाकुर ने उसमें किया, वुमेन को लाया, सारी उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, तो वो पोलराइजेशन करना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी. और ये बात मैंने जो लास्ट में कंक्लूड किया है कि क्यों नेशनल पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो जो
एक स्टेट से ज्यादा उनके पास सत्ता है, वो क्यों नहीं चाहती है कि कास्ट सेंसस हो? क्योंकि उनको पता है कि अगर कास्ट सेंसस होगा, डाइवर्सिफिकेशन जितना सोशल कैटेगरीज का होगा, उस डाइवर्सिफिकेशन को वो डील नहीं कर पाएंगे। वो पोलराइजेशन जो वो करते हैं बहुत आसानी से, और वो शुरू से ही कर रहे हैं। वो क्यों विरोध कर रहे थे कास्ट सेंसस का, हिंदू महासभा या आरएसएस? क्योंकि उनको पता था कि अगर विद इन हिंदू सोसाइटी ये बंटवारा होगा तो वो उस आइडेंटिटी के आधार पर पोलराइज नहीं कर पाए। तो मेरी जो समझ है वो बिल्कुल उल्टा है कि जितना ज्यादा आप इसको अगर कास्ट सेंसस होगा तो ये आइडेंटिटी डाइवर्सिफाई होगी, बैकवर्डनेस की, एक्सट्रीमली बैकवर्डनेस की, या उसमें आप इकोनॉमिकली पुअर लेके आइए, वुमेन को ले आइए, जेंडर ले आइए, थर्ड जेंडर आएगा, और थर्ड जेंडर के ऊपर तो डिबेट वगैरह भी होता है। तो ये बैकवर्डनेस को आप जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट उतना कम होगा। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो समझ है। लेकिन संजीव, विरोध कास्ट सेंसस के इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि डेटा ये निकाल लाएगा कि जो शेयर है ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेस में और इसमें, वो एक कम्युनिटीज के लिए, कास्ट के लिए बहुत ज्यादा है उनके पॉपुलेशन शेयर से। ये भी तो डर है, है ना, कि रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी, औरों का शेयर कम है। नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उसका वही है कि लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो पिछले 50-60 सालों में जो भी फायदा हुआ है, कुछ खास कम्युनिटी के पास जो गया है, तो वो कम्युनिटी जो पोलराइजेशन करती है, कास्ट के नाम पे ही करे या किसी और, कुछ लोग कास्ट के नाम पे करते हैं, कुछ रिलीजन के नाम पे करते हैं, वो पोलराइजेशन भी कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करेगा। इसीलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट कर्पूरी ठाकुर ज्यादा हो जाते हैं। संजीव जी, हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मैं कास्ट सेंसस का विरोध नहीं कर रहा था, आई सपोर्ट कास्ट सेंसस, बट मैं ये बोल रहा था, हेलो जी जी, मैं ये बोल रहा था कि द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट हैज ऑलरेडी विदर्ड अवे। ओके, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर। मैं सॉरी, मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ कि वो चीज मैंने डील नहीं किया अपने जवाब में, जो आप कह रहे थे कि रिजर्वेशन तो कॉम्प्लिकेटेड और सब कुछ खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि जो सोशल जस्टिस है या कास्ट सेंसस है, इनके बीच में जो संबंध है, उसको सिर्फ जॉब में रिजर्वेशन तक सीमित नहीं किया जाए। ये अपने आप में एक सम्मान भी तो है, हमारा हक है। मैं किसी कम्युनिटी का हूँ, ये मेरा हक है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, किस क्षेत्र में मेरी क्या पहचान है, किस क्षेत्र में मेरी कितनी समझ है, या जो भी मुझे अपने आप को जानने का हक है, मुझे अपने कम्युनिटी को जानने का हक है। उसके आधार, उसके बाद हम उसके लिए लड़ेंगे, वो अलग, वो सेकेंडरी आता है। मतलब वो सेकेंड स्टेज, जो मैंने कहा कि अगर कास्ट सेंसस हो भी जाएगा तो उसके बाद लड़ाई खत्म नहीं होगी, उसके बाद आपको लड़ना होगा। और जो आप कह रहे हैं कि जॉब कम हो रहा है, ठीक है, वो जॉब कम हो रहा है, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जॉब तक का सवाल है, सीमित है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन को हम सिर्फ जॉब तक सीमित कर दें? क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बात नहीं होगा? क्या और जो क्षेत्र है, चाहे समाज में हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, या हर जगह वो रिप्रेजेंटेशन देखना होगा। हम सिर्फ, मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही नैरो होगा कि हम जॉब तक सीमित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को ये डिग्निटी देना कि अपने आप, अपनी कम्युनिटी के साथ वो संबंध बना, जिस भी कम्युनिटी से वो आ रहे हैं उस पर प्राइड फील करना, या उसको अपनी कम्युनिटी का जो एसोसिएशन उनके साथ है उसको जानना, ये अपने आप में एक राइट होना चाहिए। अगर मैं सही से अगर कुछ समझा पाया तो दिनेश जी।